हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम राष्ट्रीय सेक्शन देखेंगे। राष्ट्रीय सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन टॉपिक बने हैं, जैसे प्रोजेक्ट असीमता बना है, ठीक है। प्रोजेक्ट असीमता के बारे में हम क्वेश्चन लाए हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। प्रोजेक्ट असीमता के बाद डिजिटल भारत निधि, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो ये देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। और क्या है, द वॉइस बॉक्स अप स्किलिंग कार्यक्रम है ये, इसको भी देखेंगे। ऐसे ही कई टॉपिक हैं और उस सब का सब क्वेश्चन लाए हैं। एक एक लाइन के आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है ताकि आप उसको पढ़ पाएँ, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। यहाँ पर हम क्रॉनिकल लेके चलते हैं। जो लोग नए जुड़े होंगे वो पीछे भी वीडियो बन चुका है, ठीक है। अभी जो सितंबर का क्रॉनिकल आया है, यहाँ पर 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए। अलग से क्रॉनिकल का प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। आपके पीसीएस आरओ में कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोजेक्ट असीमता का शुभारंभ किसने किया? तो बताइए, प्रोजेक्ट असीमता का शुभारंभ किसने किया? तो प्रोजेक्ट असीमता का शुभारंभ, देखिए प्रोजेक्ट असीमता पहले देखिए है क्या, ठीक है। ये देखिए एक प्रकार से कार्यक्रम है। इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान या आयोग मतलब क्या? यूजीसी जिसको आप बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम परियोजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, आने वाले 5 वर्षों में, याद रखेंगे, आने वाले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? आने वाले 5 वर्षों में कितना? 22,000, ठीक है, याद रखेंगे, 22,000 किताबें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, इसको मोदी जी ने नहीं लॉन्च किया, ना शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया, ठीक है। इसको लॉन्च किया है उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने लॉन्च किया है। किसने? उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने लॉन्च किया है। तो इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें 2 और पहले पहल लॉन्च हुई है। एक असीमता हो गया, इसी के अंदर 2 चीज़ें और लॉन्च हुई है। पहला क्या याद रखेंगे? पहला याद रखेंगे बहुभाषा शब्दकोश, ठीक है। क्या रखेंगे? बहुभाषा। जिनके पास ये क्रॉनिकल होगा वो सब देख रहे होंगे, वो अगर पढ़े होंगे तो उनको रिवीजन हो रहा होगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। बहुभाषा शब्दकोश, जिसको आप कहते हैं शब्दकोश, जिसको आप कहते हैं मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, ठीक है। ये लॉन्च किया गया, 2 पहल लॉन्च किया गया है। एक और पहल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये 2 पहल लॉन्च की गई है। तो आपको इसी में से पूछेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया असीमता। तो ये शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की एक परियोजना है, ठीक है। किसके द्वारा? शिक्षा सचिव संजय मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या रहा, असीमता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? असीमता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करना, ठीक है। तो वही देखिए आपका वही क्वेश्चन है, किसका है? जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है असीमता परियोजना किस नीति के अनुरूप शुरू की गई? हाँ, ये भी याद रखना होगा कि ये किस नीति के अनुरूप शुरू की गई है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, उसी के अनुरूप शुरू किया गया है। किस लिए? क्योंकि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसी परियोजना लॉन्च की गई है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बहुभाषा शब्दकोश। देखिए अभी हमने क्या कहा, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, इसकी इंग्लिश होता है, वही जो लॉन्च किया गया अभी जो हम बताएं 2 पहल का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है। पहले ये याद रखिए, कोई चीज़ निर्माण कौन कर रहा है, फिर सहयोगी की बात करेंगे। निर्माण कौन कर रहा है? भारतीय भाषा संस्थान कर रहा है, ये याद रखेंगे। बहुभाषा शब्दकोश का निर्माण भारतीय भाषा संस्थान कर रहा है और
इस किसके सहयोग से कर रहा है, तो ये आपका आंसर ये होगा, ठीक है, आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसके यही कर रहा है, CIIL कर रहा है, लेकिन भारतीय भाषा समिति के सहयोग से कर रहा है, तो इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, दो पहल थी, अब ये वाला पहल देखिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर को किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। तो रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर को, अब देखिए उसको तो CIIL के साथ और इसको निफ्ट के साथ NEFT राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। अब देखिए रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर क्या है, जैसे अभी AI आया है, आप जो बोलते हैं उसका, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हिंदी में कन्वर्ट करता है, या अन्य किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसी लिए ये लॉन्च किया गया ताकि जो भाषाएं डेवलप हों उसको अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने में सही हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच द्वारा। तो अस्मिता योजना अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहिएगा भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 22,000 किताबें इसमें विकसित करने का लक्ष्य है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आपका टॉपिक बना है डिजिटल भारत निधि, ये टॉपिक बना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। डिजिटल भारत निधि DBN किस विभाग की पहल है, तो डिजिटल भारत निधि ये दूर संचार विभाग की पहल है। किसकी, दूर संचार विभाग की पहल है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसी एक पहल है जिसको, मतलब इसमें क्या कहा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र की दूर संचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा एक नया प्रयास है। इसमें क्या होता है, पहले एक होता था सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, यू जिसको आप कहते हैं USOF, ठीक है। वो क्या करता था, सभी जो दूर संचार निधि प्रचालक होते हैं, ठीक है, मतलब दूर संचार जो कंपनियां हर चीज़, उनका जो AGR होता है, मतलब समयोजित सकल राजस्व उसको बोलते हैं हिंदी में, वो 5% सेवा शुल्क, मतलब उसको क्या करना होता है, आपको यूनिवर्सल सर्विस लेवी, मतलब सेवा शुल्क के रूप में देना होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो दूर संचार अधिनियम होता है वो डिजिटल भारत निधि के लिए, इसी डिजिटल भारत निधि के लिए अब क्या करेगा, जो आपका जो 5% सेवा शुल्क है कंपनियों द्वारा जो लिया जाएगा, जो योगदान दिया जाएगा और कंपनियों द्वारा, उसको भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जो अन्य कंपनियां दान मतलब देंगी उसको भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। ये केंद्र सरकार का प्रयास है, ठीक है। तो वो जो AGR के रूप में लिया जाता है सकल, ठीक है, वो मतलब 5% सेवा शुल्क, ठीक है। तो एक सिर्फ इतना ही सब मिला के इसका वो निकला कि जो 5% AGR के रूप में लिया जाएगा शुल्क, सेवा शुल्क लिया जाएगा, इसके द्वारा भारत संचार दूर संचार नियम के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, सकल मतलब समेकित निधि में जमा करके वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो दूर संचार विभाग DOT द्वारा डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य क्या है, तो अभी हमने बताएं डिजिटल भारत इसका निधि का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार कनेक्टिविटी को बढ़ावा, तो ये B वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8वां क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती, देखिए अभी हम यही बता रहे थे ना, USOF पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है, दूर संचार नेटवर्क विस्तार के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF से उत्पन्न निधि कैसे प्राप्त की जाती है, तो ये देखिए AGR पर लगाए गए शुल्क से प्राप्त की जाती है। अभी हमने बताया दूर संचार प्रचालकों के समयोजित सकल राजस्व पर AGR पर लगाए गए शुल्क से। देखिए यहाँ पर जो क्रॉनिकल में दिया रहता है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल के जितने भी आपके करंट अफेयर होते हैं वो जो पेपर में आने वाले होते हैं वही दिया रहता है, टफ थोड़ा होता है, ठीक है। तभी यहाँ से हर बार क्वेश्चन, चाहे क्रॉनिकल की बात करें, चाहे आज दृष्टि की बात करें या घटनासार की बात करें, हर बार यहाँ से 25 में से आपको 20+ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं आपके करंट अफेयर में, कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तीनों मैगजीन को, कोई भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मंथली
क्रॉनिकल फॉलो करिए, और जब पेपर आ जाए तो घटनासार या आप आई दृष्टि, दोनों में फॉलो कर लीजिए, सही है। अगर टाइम कम है तो किसी एक को फॉलो करिए, ठीक है। अब देखिए, डिजिटल भारत निधि डीबीएन के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले कहाँ जमा किया जाएगा? सबसे पहले कहाँ जमा किया जाएगा? तो भारत के समेकित निधि में, हमने बताया कहाँ जमा किया जाएगा, भारत के समेकित निधि में। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम डेवलप इसलिए कर देते हैं ताकि आप उसी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन अगर पढ़ें तो आपको याद रहे कि हाँ ये। अब देखिए, द वॉइस बॉक्स अपस्किलिंग कार्यक्रम, ये क्या है? ये एनडीएफसी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, इसी के द्वारा शुरू किया गया है। जो मतलब वॉइस के कलाकार हैं, कुछ कलाकार नहीं होते जैसे क्या पोकोमान, ये सब डिज्नी हॉटस्टार, इस पे देखते, हॉटस्टार नहीं, डिज्नी चैनल नहीं आता, तो अपनी वॉइस देते हैं। तो उन्हीं कलाकारों के कौशल के लिए, उनके कार्यक्रम, उनके मतलब आगे बढ़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया कौशल से रिलेटेड, उन्हीं कलाकारों के लिए, ठीक है। और ये किसके साथ मिलकर चालू किया जा रहा है? जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है, ये नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी, इसके साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इतना ही आपको इसका थीम याद करना है इसका। और इसमें कई भाषाएं, 8 भाषाएं हैं। जो हम कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, इतनी भाषाओं में ये काम करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनता है। द वॉइस बॉक्स अपस्किलिंग कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? तो किसके लिए? वॉइस ओवर कलाकारों के लिए। द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये देखिए, चलाया तो ये कार्यक्रम स्टार्ट तो राष्ट्रीय विकास फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के द्वारा, एनएफडीसी के द्वारा, लेकिन यह प्रायोजित किसके द्वारा किया जा रहा है? आगे बढ़ाया किसके द्वारा जा रहा है? नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम कितनी भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो अभी हमने बताया 8 भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। कितनी? 8 भाषाओं पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम निम्नलिखित कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो हमने कहा था इसमें कौन सी भाषा शामिल है? अंग्रेजी शामिल है, हिंदी शामिल है, मराठी शामिल है, बंगाली शामिल है, मलयालम शामिल है, ठीक है, मलयालम शामिल है, और आपका तमिल शामिल है, ठीक है, तमिल शामिल है। इसके बाद तेलुगु शामिल है, ठीक है, और गुजराती, ठीक है, गुजराती शामिल है। तो ये इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा? पंजाबी नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए, द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम में कुल कितने प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा? तो इसमें कितने प्रतिभागी का चयन किया जाएगा? तो 210 का चयन किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 210 का। इसमें कितनी परसेंट करें महिलाएं होंगी? तो 50% यहाँ पर महिलाओं का चयन किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा विकास राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई, याद रखेंगे, कब? 1975 में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग क्रॉनिकल पढ़े होंगे, 40 रुपये की एक बुक आती है, पतली सी होती है, ठीक है, हर जगह मिल जाती है कॉपी किताब की, इसको एक बार पढ़ लिया करिए मंथली, ठीक है, बहुत काम आएगा यहाँ का वो। अब देखिए, CSIR और MSSRF के बीच समझौता। ये MSFR क्या है? तो इसका मतलब होता है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। और ये CSIR क्या होता है? ये होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बीच एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो समझौता किस बेसिस पर हुआ है? क्या समझौते का वो था? तो ये समझौते को यह था, ये मतलब उसका मोटो था, ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ाना। यही बी वाला आंसर होगा। इन्हीं दोनों के बीच MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ CSIR का समझौता इसीलिए हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सॉरी, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो हमेशा
गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण लगता है। मतलब जो गरीबों का समर्थन करते हैं, महिलाओं का समर्थन करते हैं और नेचर का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके पर ध्यान केंद्रित करता है। MSSRF एक फाउंडेशन है, रिसर्च फाउंडेशन है। अब देखिए जो ये MSSRF मतलब MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन किसके तहत पंजीकृत है? तो ये किसके तहत पंजीकृत है? ये किसके साथ पंजीकृत है? भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है। तो आप इसको मत याद करिए, ये नहीं पूछा जाएगा इस किसके तहत, ये पूछ सकता है कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम कौन सा है। तो वहाँ पर ऑप्शन दे सकता है A, B 1882, 84, 85। ठीक है, तो 82 याद रखेंगे, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए संविधान हत्या दिवस ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या इसमें कहता है। अब देखिए ये लॉन्च क्यों किया गया था? क्योंकि ये जब आपका 1975 में 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने की कांग्रेस ने तो क्या किया था, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें इमरजेंसी लगाई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रेजेंट टाइम में घोषणा की कि इस दिन संविधान की हत्या हुई थी, इसीलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया जाए। ठीक है, बस यही है इसका मोटो, और कुछ नहीं है। और कुछ मतलब फैक्ट है आपके स्टैटिक जीके के, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये संविधान हत्या दिवस अब कब मनाया जाएगा? पूछ सकता है कब मनाया जाएगा? 25 जून को अब हर साल क्या मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, अब देखें 25 जून 1975 को किसने देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ये लगाया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लगाया था। आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 3 आपातकाल लगते हैं। एक आपातकाल कौन सा लगता है? 3 अनुच्छेद जो लगाया गया था, ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। इसको कहते हैं जो ये राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। और एक 356 होता है, ये कौन सा आपातकाल होता है? ये जो 356 होता है ये राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन, यहाँ लिख दें राष्ट्रपति शासन। और एक आपातकाल और होता है जो अभी तक लगाया ही नहीं गया है, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल ये लगाया जाता है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल 360 के, ये राष्ट्रपति शासन 356, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो ये क्या होता है? 352। तो यही लगाया गया था सी वाला। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ देखते हैं संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह के साथ कन्वर्ट कर दिया गया। पहले आंतरिक अशांति था, इसी पे लगा दिया जाता था, लेकिन वो कहें ये गलत है, आप सशस्त्र विद्रोह पर कहेंगे। तो ये याद रखिएगा कौन सा संशोधन है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है आपके पेपर में, ये कौन सा संशोधन था? तो ये कौन सा 44वां, अब आंतरिक 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो आंतरिक अशांति है अब उस शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, आंतरिक अशांति को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, ये भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये क्या था? देखिए ये राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखिए किस शहर में नहीं, ये आपका एक परिसर है, बहुत ही पुराना परिसर है, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। अब आप याद करिए वो कौन सा परिसर है जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी? तो कौन सा परिसर है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब देखिए जो यहाँ पर राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था, ये यहाँ पर यहीं पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया इसी परिसर में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में है, याद रखेंगे कोलकाता में। अब इसका मोटो क्या था? तो जो भूस्खलन लैंडस्लाइड आती है उसी के रोकथाम के लिए, उसी की बताने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किसके परिसर में स्थित है? तो ये
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के परिषद में स्थित है। जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी, याद रखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया था, पोर्टल डेवलप किया गया था, ठीक है। कौन सा पोर्टल? 2 पोर्टल लाया गया था। भू संकेत वेब पोर्टल, ठीक है, ये लाया गया था, और एक पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो भू संकेत वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसीलिए भूस्खलन लैंडस्लाइड को कम करना, ठीक है। तो सी वाला आपका सही है यहाँ पर। अब देखिए जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, ठीक है। अब देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम बताएं 1851 में हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है कहाँ? कोलकाता में है। देखिए आपको स्टैटिक भी याद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारतीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो अभी हम बताएं किसके लिए? भूस्खलन के लिए, खतरे को कम करना, यही है बस। अब देखिए यहाँ पर विश्व धरोहर समिति का 76वां सत्र, ये देखिए यहाँ पर लिखना भूल गए थे कि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा किया गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ? तो देख याद रखिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बार हमारे भारत में इसका समारोह हुआ, ठीक है। इसका जैसे G20 का पहली बार हमारे भारत में हुआ था, इसीलिए इसी प्रकार से और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का भी पहली बार हमारे यहाँ समारोह हुआ, उद्घाटन हुआ, ठीक है। अब देखिए G20 भी पहली बार, ये भी पहली बार, और G20 हुआ कहाँ था? भारत मंडपम में हुआ था। कहाँ पर? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, और ये भी नई दिल्ली में हुआ था। तो वो सेम याद कर लीजिए, ठीक है। तो विश्व धरोहर समिति का नई दिल्ली में हुआ था 76वां। की मेज़बानी किस देश ने की थी? हमारे भारत में ने की थी, अपने भारत ने की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विश्व धरोहर समिति की स्थापना के तहत की गई थी, किसके तहत की गई थी? तो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित ये कन्वेंशन है। अब देखिए ये भी याद रखेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। ये कब से कब चला था? ये भी याद रखेंगे, ये कब से कब चला था? ये उसका उद्घाटन हुआ था कब? 21 जुलाई 2024 को, याद रखेंगे 21 जुलाई 2024 को। और ये कब से कब चला था? 21 जुलाई से चला था 31 जुलाई तक, ठीक है। ये 21 जुलाई से, जैसे G20 चला था कई दिन तक, वैसे ये भी चला था 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, लगभग 10 दिन पूरी चला था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 46वां था, मोदी जी ने उद्घाटन किया, 21 जुलाई को उद्घाटन किया, 21 से 31 जुलाई तक चला, बस यही सब याद कर लीजिए, और कुछ इसमें याद नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में 3 प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए ज्ञापन पर समझौते हस्ताक्षर किए? तो ये तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 2020 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डिफेंस टेस्टिंग स्कीम के तहत सरकारी वित्त पोषण में कितने प्रतिशत अनुदान सहायता शामिल है? तो कितने परसेंट कह रहे हैं सरकारी अनुदान सहायता शामिल है, ठीक है। तो कितने परसेंट? तो 75%, याद रखेंगे कितना? 75% शामिल है, ठीक है, 75%। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चराई देव मैदान कहाँ पर है? ये भी पहले याद करिए, असम में है, ठीक है, इसी में, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। आधा क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया यहीं पर, 80%, 10% और देखते हैं। पूछ सकता है कि असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जो किया गया है, किसके तहत शामिल किया गया है? तो सांस्कृतिक संपत्ति के तहत शामिल किया गया है। किसके? सांस्कृतिक संपत्ति के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, कराए चराई देव मैदान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थल है? तो ये भारत का कौन सा स्थल है, ये बताइए।
तो ये भारत का कौन सा स्थल है? 43 नंबर का स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? 43 नंबर का ये स्थल है। इससे पहले 42 शामिल हो चुके हैं। 41 देखते हैं। चराई देव मैदान की तुलना किन प्राचीन स्थलों से की जाती है? तो ये इसकी तुलना किया जाता है चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फ़राओं के पिरामिडों से। अहोम जाति जानते, अहोम मतलब राजवंश जानते हैं असम के, वहीं से रिलेटेड है ये है। ठीक है, अहोम राजवंश जो है ये इनका जब पहली बार वो राजधानी बनी थी अहोम का, तो पहली बार यहीं पे बनाया था। चराई देव एक जिला है असम का। ठीक है, तो चराई देव अभी भी एक जिला है इसका। ठीक है, किसका? असम का। तो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, असम की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल अन्य कौन से स्थल हैं? तो अन्य कौन से, अभी देखिए ये तो है ही है चराई देव मैदान। ठीक है, अन्य कौन से स्थल हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चराई देव किस अहोम शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो चाओ लुंग सिस, याद है सिस है, चाओ लुंग सिस काफा। ठीक है, मतलब उन्हीं का नाम है। तो चाओ लिंग सु काफा इन्हीं के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए खारची पूजा के बारे में देखते हैं। खारची पूजा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब देखिए खारची पूजा क्या है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? पहले ये याद रखेंगे, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा का एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है खारची पूजा। ठीक है, ये याद रखेंगे, खारची पूरा त्रिपुरा का त्यौहार है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये किस अन्य नाम से जाना जाता है? 14 देवताओं का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए खारची पूजा त्रिपुरा के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो ये भी स्थान भी है तो ये अगरतला में मनाया जाता है। कहाँ पर? अगरतला में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? अगरतला में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन बना है। हाँ, करा है खारची पूजा के दौरान देवताओं को पवित्र जल में स्नान कराने के लिए किस नदी तक ले जाया जाता है? तो ये नदी भी याद रखेंगे, सैदरा नदी है। ठीक है, त्रिपुरा में एक सैदरा नदी है, वहीं तक देवताओं को पवित्र स्नान कराने के लिए जो 14 देवताएं हैं इनका पवित्र स्नान कराने के लिए सैदरा नदी तक लिया जाता है खारची पूजा। हम इतना इसके बारे में डिटेल में इसलिए बताते हैं ताकि खारची पूजा के बारे में आपको याद हो जाए। खारची पूजा का शब्द का अर्थ क्या है? खारची पूजा का शब्द का अर्थ पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इसका अर्थ है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ख्या मतलब खारची किससे बना है? ख्या से बना है। किससे? ख्या से, या ख्या इससे बना है, ख्या से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट परी के बारे में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट परी। अब देखिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो ये प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किसने की थी? परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, किसने किया था इसका शुरुआत? तो आर्ट है, तो आर्ट होगा तो संस्कृत मंत्रालय ही ने करा। यहाँ देखिए परी आ जाए तो ए है, तो संस्कृत मंत्रालय लगा दीजिए ए। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट अस्मिता ऐसे पूछेगा कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ऐसे याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य क्या है बताइए? मतलब प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये देखिए प्रोजेक्ट परी कब स्टार्ट किया था? तो अभी हम जो बता रहे थे कि जो 46वां सत्र हुआ था 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की, उसी में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा देना। हमारे जो पुराने कला रूप हैं, चाहे भित्ति कला हो चाहे जो कला हो, वो सबको बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें कई पेंटिंग भी, चित्र पेंटिंग भी बताया गया था। ठीक है, तभी हम थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि वह स्टैटिक के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट परी के तहत किस संगठन ने राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के साथ सहयोग किया है? तो किसके प्रोजेक्ट परी के साथ किस संगठन ने सहयोग किया है? तो वो कौन सा संगठन हो सकता है? इतिहास वाला तो हो ही नहीं सकता, सांस्कृतिक वाला हो सकता है, कला वाला, पुरातत्व वाला। तो ये ललित कला अकादमी ने सहयोग किया है। किसने? ललित कला अकादमी ने। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए कह रहे हैं प्रोजेक्ट परी के तहत रचनात्मक कैनवास में कौन सी पेंटिंग शामिल नहीं है? तो कौन कह रहे हैं कौन सी इसमें जो पेंटिंग है उसमें शामिल नहीं है?
तो कौन कौन सी पेंटिंग इसमें शामिल है, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछ लिया गया है आपके प्रीवियस ईयर में कौन सी पेंटिंग कहाँ की है। तो पहले मैं बता देता हूँ कैनवास में कौन सी पेंटिंग है, मैं लिख देता हूँ, ये लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये मैं लिखूँगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फड, जिनके पास बुक नहीं वो लिख लेंगे, फड पेंटिंग, ठीक है। फड पेंटिंग कहीं थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए, ये राजस्थान के लिए है, ठीक है, यहाँ राजस्थान का फेमस है। जैसे मधुबनी पेंटिंग आप हमेशा याद करते होंगे, बिहार का है, ठीक है। इसीलिए ये सब भी पेंटिंग हर एक स्टेट का है। फड पेंटिंग किसका है, राजस्थान का। थांग का पेंटिंग कहाँ है, अगर पूछ लिया आपसे, थांग का पेंटिंग, ठीक है, थांग का पेंटिंग। तो थांग का पेंटिंग कहाँ का है, ये सिक्किम और लद्दाख का है, सिक्किम एंड लद्दाख, इतना लिख दे रहा हूँ और समझ जाइएगा, ठीक है। और पूछा सकता है तंजौर पेंटिंग, ठीक है, तंजौर, तो तंजौर से तमिलनाडु में है तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु में है। इसके बाद कौन सा पेंटिंग आएगा, कलमकारी पेंटिंग, ठीक, कलमकारी पेंटिंग याद करिए, कलमकारी। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके पेंटिंग के बारे में पूछ लिया गया है कौन सी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है। कलमकारी पेंटिंग, तो कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग है। अल्पना पेंटिंग, ठीक है, अल्पना पेंटिंग, अल्पना कला या पेंटिंग, ठीक है, याद रखेंगे, ये वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। इसके बाद अल्पना के बाद कौन सा आएगा, चेरियल पेंटिंग, ठीक है, चेरियल पेंटिंग। ये चेरियल पेंटिंग कहाँ का है, तेलंगाना का है, याद रखेंगे, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना का है। अब एक और है पिछवाई पेंटिंग, ठीक है, पिछवाई, ठीक है, पिछवाई पेंटिंग, ठीक है, पिछवाई पेंटिंग कहाँ की है, ये राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग है। लाजिया सौरा, ठीक है, लाजिया सौरा ये सब शामिल हैं यहाँ पर परी प्रोजेक्ट परी में। लाजिया सौरा मतलब ये कहाँ की पेंटिंग है, लाजिया सौरा, तो ये लाजिया सौरा कहाँ की पेंटिंग है, उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की पेंटिंग है, ठीक है। और कौन सी है, पट्टचित्र, पट्टचित्र याद रखिएगा, पट्टचित्र कहाँ की है, तो पट्टचित्र आपका ये भी वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है, ठीक है। बाड़ी ठड़ी राजस्थान की ज़्यादा आया था, ठीक है। बाड़ी ठड़ी, बाड़ी ठड़ी कहाँ की है, तो ये भी ये राजस्थान की है, ठीक है। वारली बहुत बार पूछा गया, वारली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है वारली पेंटिंग, ठीक है, महाराष्ट्र की कौन सी है, वारली पेंटिंग। पिथौरा कला कहाँ की है, कि याद रखेंगे, पिथौरा कला कहाँ की है, गुजरात की है, ठीक है, गुजरात की है पिथौरा कला, ठीक है, सॉरी। एपड़ पेंटिंग कहाँ की है, एपड़ पेंटिंग कहाँ की है, एपड़, ठीक है, एपड़, तो एपड़ पेंटिंग कहाँ की है, वैसे ही बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड की है एपड़ पेंटिंग। केरल भित्ति केरल की है। अल्पना त्रिपुरा की, अल्पना दो जगह की है, ठीक है। अल्पना आपका एक और है, पश्चिम बंगाल की भी है और अल्पना केरल त्रिपुरा की भी है, ठीक है। तो इसमें अभी हम कौन से पेंटिंग नहीं पढ़े, गोंड भी पढ़े, थांगका, पिछवाई, लेकिन मधुबनी पेंटिंग नहीं पढ़े हैं, तो ये वाला। भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। स्टैटिक का सवाल है, याद रखेंगे, ये ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी ललित कला की, 1957 में की गई थी, वो 54 में, ठीक है, 1954 में की गई थी, ठीक है, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट परी किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए शुरू किया गया था, तो ये यही विश्व धरोहर समिति का 76वां जो सत्र था इसी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट परी के तहत किस राज्य की फड पेंटिंग शैली में शामिल है, कह रहे हैं फड पेंटिंग, तो अभी हमने बताया फड पेंटिंग किसका है, राजस्थान का है फड पेंटिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कौन से महाराष्ट्र से संबंधित है, तो वारली हम कह रहे थे ना, वारली कहाँ से है, वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब देखिए प्रोजेक्ट परी के तहत अल्पना कला किस राज्य से, तो अल्पना कला किस है, त्रिपुरा से है अल्पना कला, ठीक है, ठीक है। अल्पना कला कहाँ से है, त्रिपुरा से है, पश्चिम बंगाल से भी दिया रहता है, ठीक है, तो दोनों में कोई भी आ जाएगा, लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आरंभ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जो आप नहीं सुनते 95.3
3 FM, यही वाला, ठीक है। तो देश में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये मिजोरम के हुआ है। मिजोरम में कहाँ पर? आइजॉल में, ठीक है। तो मिजोरम में आइजॉल में हुआ था। अब इसमें किसने किया था? तो याद रखिएगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव, तो दोनों हैं। तो इन्होंने ही किया था, सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजॉल में कौन सा 90.0 FM, ठीक है, 90.0 FM की स्टेशन का उद्घाटन किया था। अब मतलब यहाँ पर अगर जिसको नाम दिया गया है अपना रेडियो 90.0 FM, अपना रेडियो 90.0 FM नाम दिया गया। अब वहाँ के लोग क्या करेंगे? यही ओपन करेंगे और जो सदाबहार गाने उस पे आते हैं वो सुनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो अपना रेडियो 90.0 FM ये है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसे ने दिए? तो राष्ट्रीय सामुदायिक पुरस्कार किसने दिए? सूचना और प्रसारण मंत्री ने दिए। इन्होंने जब ये गए थे तो यही देंगे, ठीक है। अब देखिए, स्थानीय संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस रेडियो को मिला? तो श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस रेडियो को मिला? मतलब अगर स्थानीय क्या है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, तो स्थानीय संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए तो ये रेडियो ब्रह्मपुत्र को मिला है, ठीक है। श्रेणी में स्थानीय अगर संस्कृत बढ़ावा दिए तो रेडियो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा है टेक सखी कार्यक्रम के लिए विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, तो रेडियो मयूर को मिला है, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक और है आपका अभय मुद्रा, ठीक है। अभय मुद्रा में क्या कह रहा है कि अभय मुद्रा का सामान्य रूप से क्या संदेश होता है? तो अभय मुद्रा का सामान्य रूप से क्या संदेश होता है? तो ये आप ऑप्शन पूरा देखिए पहले। इसका संदेश होता है कि देखिए, अभय मुद्रा क्यों चर्चा में सुर्खियों में था? क्योंकि जब पहला आपका सत्र लोकसभा में चल रहा था तो राहुल गांधी ने इस पर क्या किया था, वक्तव्य बोले थे अभय मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सुर्खियों में आ गया। तो हम सोचे इसको मतलब क्या आपके क्रोनिकल ने सोचा आया होगा PIB, क्योंकि क्रोनिकल जो होता है वो PIB का जो न्यूज़ होता है उसी का सब होता है इसमें सार, ठीक है। तो ये आश्वासन और भय से मुक्त, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभय मुद्रा के दाहिने हथेली की की स्थिति कैसी होती है? जब अभय मुद्रा में आप होते हैं तो दाहिने हथेली की कैसी होती है स्थिति? कंधे की ऊंचाई बाहर की ओर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये अभय मुद्रा कहाँ से जुड़ी है? बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा किस घटना से जुड़ी है? बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद से जुड़ी है, बी वाला। यहाँ देखिए, संस्कृत में अभय का क्या अर्थ है? संस्कृत में अभय का क्या अर्थ होता है? तो अभय का अर्थ होता है निर्भयता, ठीक है, मतलब बिना डर के। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी आपका राष्ट्रीय प्रसंस्करण से जितने भी क्वेश्चन आपके बने थे राष्ट्रीय सेक्शन वाले से, सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। विद मैंने थ्योरी भी आपको इसी में बता दिया है, तभी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, नहीं तो ज़्यादा समय नहीं होता, 15-20 मिनट में हो जाता। लेकिन कई बच्चों के पास हो सकता है बुक ना हो, इसीलिए हमने थ्योरी भी बोल दिया, ठीक है। तो बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय में इतना ही है। अब हम इकोनॉमिक्स और यहाँ पर इंटरनेशनल वाला भी आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।